Hello students, welcome back to Simply Tutor classes. In today's class, we will cover the topic one-liner on correlation. So let's come to the topic. When we talk about the correlation analysis deals with association between two or more variable. मतलब जब हमें दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच रिलेशनशिप जानना है तो उसके लिए हम जिस मेज़र का यूज़ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कोरिलेशन. मतलब अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई एंड यू वांट टू नो अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू, देन यू कैन यूज़ कोरिलेशन. ठीक है. अब कोरिलेशन क्या होता है, एक होता है हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन और एक होता है नेगेटिव कोरिलेशन. तो बहुत सारे टाइप के कोरिलेशन है, एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे. पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, अगर दो वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्स और वाई की. एक्स और वाई अगर सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारा, वो हो जाता है हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन. नेगेटिव कोरिलेशन क्या होगा, अगर दो वेरिएबल, इफ़ टू वेरिएबल्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर दोनों के दोनों वेरिएबल मतलब एक्स और वाई अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव कोरिलेशन. अपोजिट डायरेक्शन में मतलब एक्स अपवर्ड है और वाई डाउनवर्ड है, एक ऊपर की साइड जा रहा है और एक नीचे की साइड जा रहा है, तो वो हो जाता है नेगेटिव कोरिलेशन. उसके बाद हम बात करें लीनियर कोरिलेशन के बारे में. अगर देखो दो वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं अभी तक, दो वेरिएबल एक्स और वाई दोनों की चेंज होने की रेशो कांस्टेंट रहे, मतलब अगर x 10% से चेंज हो रहा है तो y भी 10% से ही चेंज होता जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर कोरिलेशन. एक होता है हमारा कर्वी लीनियर कोरिलेशन. जब क्या होगा, ये रेशियो के बेस पर हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है. इफ़ द रेशियो ऑफ चेंज इन टू वेरिएबल इज़ नॉट कांस्टेंट, जब कांस्टेंट नहीं होती बट चेंजिंग, मतलब x 10% से बढ़ रहा है या कम हो रहा है और y हो सकता है 30% से 40% से बढ़ रहा हो, तो वो हो जाएगा आपका कर्वी लीनियर कोरिलेशन. उसके बाद हम बात करें सिंपल कोरिलेशन के बारे में. सिंपल कोरिलेशन क्या होता है, जब हम दो वेरिएबल्स के बीच की रिलेशनशिप स्टडी करते हैं तो वो हो जाता है सिंपल कोरिलेशन. पार्शियल कोरिलेशन क्या होगा, ये पूरा लिख लीजिएगा. पार्शियल कोरिलेशन जब हमारे पास तीन या उससे ज़्यादा वेरिएबल हों लेकिन हम उसमें से सिर्फ दो वेरिएबल्स की स्टडी करें. वेरिएबल ज़्यादा है एक्स वाई जेड, लेकिन हम स्टडी कर रहे हैं एक्स वाई की या फिर वाई जेड की या फिर जेड एक्स की, तो वो हो जाएगा आपका पार्शियल कोरिलेशन. एक होता है मल्टीपल कोरिलेशन. जब हमारे पास तीन या तीन से ज़्यादा वेरिएबल्स हों स्टडी करने के लिए तो वो हो जाएगा मल्टीपल कोरिलेशन. जो हमारे सिलेबस में है यूजीसी नेट के, वहाँ पर सिर्फ दो वेरिएबल्स के कोरिलेशन का हमने सिलेबस कवर करना है. अब आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे डिग्री ऑफ कोरिलेशन. डिग्री ऑफ कोरिलेशन अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होगी. डिग्री ऑफ कोरिलेशन पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. अब यहाँ पर हमारे पास 5 अलग अलग डिग्रीज हैं. जैसे परफेक्ट कोरिलेशन के केस में कि परफेक्टली कोरिलेटेड है, तो अगर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है तो +1 और परफेक्ट नेगेटिव है तो -1. हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन के केस में हाईली पॉजिटिव है तो 0.75 टू +1 और हाईली नेगेटिव है तो -0.75 टू -1. ठीक है. उसके बाद है मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन. मॉडरेट में +0.25 टू +0.75 और नेगेटिव है तो बिटवीन -0.25 टू -0.75. लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन की बात करें तो हमारा पॉजिटिव होगा तो 0 टू +0.25 और नेगेटिव होगा तो 0 टू -0.25. एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन मतलब रिलेशन ही नहीं है आपस में, तो वहाँ पर क्या होगा, 0 दोनों केसेस में, पॉजिटिव केस में भी और नेगेटिव. तो ये एक बार दोबारा से रिमाइंड करा देते हैं. परफेक्ट कोरिलेशन के केस में पॉजिटिव होगा तो +1, नेगेटिव होगा तो -1. हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन में 0.75 टू +1 पॉजिटिव के लिए होगा और नेगेटिव के लिए होगा -0.75 टू -1 के बीच में. मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन की बात करें तो +0.25 टू +0.75 पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव के लिए बात करें तो -0.25 टू -0.75. लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन में क्या होगा, बिटवीन 0 टू +0.25 और नेगेटिव होगा तो 0 टू -0.25 और एब्सेंस होगा तो 0 होगा.
उसके बाद हम बात करें प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी, देखिए पहली प्रॉपर्टी जो लिमिट है, लिमिट्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किस किस के बीच में लाई करती हैं, +1 से -1 के बीच में। ठीक है, क्या है, मैं अगेन रिपीट करूँगी, आर हमेशा +1 और -1, यहाँ पर कोरिलेशन को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं और r की वैल्यू हमेशा +1 से -1 के बीच में ही लाई करेगी। शिफ्टिंग द ओरिजिन एंड स्केल डज नॉट अफेक्ट इन एनी वे द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन, कि ओरिजिन को चेंज कर दें, मतलब ओरिजिन को चेंज करना मैंने पहले भी आपको बताया है कि हम क्या करें, वेरिएबल्स में प्लस करें या माइनस करें। ठीक है, और स्केल को चेंज करने का मतलब होता है आइदर वी हैव टू मल्टीप्लाई द वेरिएबल और वी हैव टू डिवाइड द वेरिएबल, तो उससे हमारी वैल्यू ऑफ कोरिलेशन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आर कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप ओरिजिन चेंज कीजिए चाहे आप स्केल यूज़ कीजिए। अगर हम कोरिलेशन कोफिशिएंट की बात करें कि कोफिशिएंट के कोरिलेशन क्या होगा, वो होगा इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट। वी नो डैट जो रिग्रेशन के कोफिशिएंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, एक होता है BYX और BXY। तो यहाँ पर हमारा R कैसे निकल सकता है, अगर हमारे पास दोनों के दोनों वेरिएबल्स मालूम हैं, रिग्रेशन के BYX को मल्टीप्लाई कर दोगे आप BYX से, तो आपके पास क्या निकल कर आ गया, R निकल कर आ गया। ठीक है, R निकालने का सिंपल फॉर्मूला हो गया, ज्योमेट्रिक मीन इसी तरीके से निकलता है दो वेरिएबल्स का। यहाँ पर दो वेरिएबल्स हमारे पास क्या है, एक BXY है और एक BYX है। तो जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है वो क्या होता है, वो ज्योमेट्रिक मीन होता है बोथ द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के। देखिए अब यहाँ पर बोला इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर ही नहीं रहे, तो वहाँ पर क्या होगा, एब्सेंट होगा ना कोरिलेशन, तो वहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आर इज़ ए प्योर नंबर, आर क्या होगा, प्योर नंबर होगा और इंडिपेंडेंट होगा ऑफ द यूनिट्स ऑफ मेज़र, मतलब अगर आपकी जैसे x और y वो kg में है, मीटर में है, लीटर में है, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा r, क्योंकि r को हम यूनिट में मेज़र नहीं करते, क्योंकि r क्या है, एक प्योर नंबर है। उसके बाद द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल x एंड y इज सिमेट्रिक, मतलब यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि और x और y हमारे पास दो वेरिएबल हैं, x और y, हम r(x,y) कैलकुलेट कर लें या फिर हम r(y,x) कैलकुलेट कर लें, दोनों क्या होंगे, सेम आएंगे। क्लियर हुआ प्रॉपर्टीज़ पर। अब इन प्रॉपर्टीज़ में 1 मार्क्स आपका क्वेश्चन आ सकता है। आगे बात करेंगे इंटरप्रेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कि हाउ वी इंटरप्रेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये अभी अभी हमने एक टेबल में किया था, r+1 हो तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, r0 हो तो एब्सेंस ऑफ लीनियर कोरिलेशन, r+0.25 हो लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, r+0.50 हो मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन, r.75 हो देयर इज़ अ हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। ये हमने प्लस वाले करे, नेगेटिव वाले भी पढ़े थे ना, वही इसके अपोजिट हो जाएगा। अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो टेबल अच्छे से कर लीजिएगा। आगे अगर हम बात करें प्रोबेबल एरर एंड कार्ल-पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, देखिए प्रोबेबल एरर क्या होगी, फॉर्मूला ये याद रखना, प्रोबेबल एरर का हमारा फॉर्मूला हो जाता है 0.6745 इंटू 1 माइनस r²। r क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, डिवाइडेड बाय √n, मतलब n क्या होगा, नंबर ऑफ आइटम्स, ये हो जाता है हमारा 0.6745 इंटू 1 माइनस r² बाय √n। अगर यहाँ से हम 0.6745 को हटा दें, ठीक है, और यहाँ प्रोबेबल एरर हमारी कौन सी एरर बन जाएगी, स्टैंडर्ड एरर। वही चीज़ है जो स्टैंडर्ड एरर होती है वो किसके इक्वल हो जाएगी, स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू 1 माइनस r² बाय √n। क्लियर इतना, मतलब यहाँ से हम इसको हटा दें 0.6745 से, तो एक इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा स्टैंडर्ड एरर का। क्लियर इतना, तो स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, 1 माइनस r² बाय √n। चलिए अभी रब कर देती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आगे देखिए, अब r की वैल्यू और प्रोबेबल एरर से हमें क्या पता चल रहा है। अगर r की वैल्यू, यहाँ हमने मॉड्यूलस लगा दिया, मॉड्यूलस का मतलब क्या है, चाहे आपका जो r है वो प्लस में आया चाहे वो माइनस में आया है, अगर वो 6 इंटू प्रोबेबल एरर से बड़ा है
तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम क्या बोल सकते हैं, कोरिलेशन इज टेकन टू बी सिग्निफिकेंट। लेकिन अगर वो कम आया है 6 प्रोबेबल एरर्स से तो ये क्या हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। अपर लिमिट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अपर लिमिट हमारी कैलकुलेट होगी r प्लस 6 इंटू प्रोबेबल एरर और लोअर लिमिट r माइनस 6 इंटू प्रोबेबल एरर। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की अगर हम बात करें, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हमारा आर स्क्वायर के बराबर होता है और ये हमारा कैसे कैलकुलेट होता है, एक और फॉर्मूला हो जाता है आपका एक्सप्लेन्ड वेरिएंस डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएंस। ठीक है, एक बार मैं इसे रब कर दूं, नहीं तो नीचे आप कंफ्यूज होंगे। उसके बाद है आपका कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। नॉन डिटर्मिनेशन कैसे होगा, डिटर्मिनेशन कैलकुलेट करते हैं तो आर स्क्वायर था, नॉन डिटर्मिनेशन कैलकुलेट करते हैं तो 1 माइनस आर स्क्वायर। ये जो एरो लगा के ये टाइप नहीं हो रहा था तो ये इस तरीके से मैंने लिख दिया है, 1 माइनस आर स्क्वायर है, याद रखना। एक होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एलिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ एलिनेशन का फॉर्मूला हो जाता है 1 माइनस आर स्क्वायर का रूट ओवर। ये फॉर्मूलाज थोड़े से ध्यान रखना, ये आपके आगे काम आएंगे। चलिए अब हम ओवरऑल फार्मूलाज पर बात करते हैं। जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो हमारे बहुत सारे मेथड से कैलकुलेट होता है। आइडियल मेथड जिसके अंदर हम बोलते हैं कार्ल पियर्सन मेथड को, तो बहुत सारे मेथड है हमारे पास। एक हमारे पास कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करने का मेथड है, एक हमारे पास है रैंक कोरिलेशन मेथड, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन, एक हमारे पास कॉन्क्यूरेंट डेविएशन मेथड है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें अगर कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के, तो बहुत सारे फार्मूलेस हैं जिसके थ्रू हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अपना आर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहली चीज़ है व्हेन डेविएशन आर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। अगर हम डेविएशन को एक्चुअल मीन से कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल मीन क्या होता है, एक्स मीन और वाई मीन जो होगा, तो वहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास आर इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई बाई समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, या फिर समेशन एक्स वाई एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, अगर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और वाई दोनों अवेलेबल हैं। और स्मॉल एक्स कैसे आएगा, एक्स में से हम एक्स का एक्चुअल मीन लेस कर देंगे, और वाई स्मॉल वाई कैसे आएगा, वाई में से हम वाई मीन लेस करते जाएंगे। अब जब डेविएशन को हम एज्यूम्ड मीन से लेकर चलते हैं कि हमने एक्चुअल मीन कैलकुलेट ही नहीं किया, किसी चीज़ को मान लिया कि ये हमारा एज्यूम्ड मीन है, तो आर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा एन इंटू समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स इंटू समेशन डी वाई बाई एन समेशन डी एक्स स्क्र माइनस समेशन डी एक्स का होल स्क्र का रूट ओवर। दूसरे रूट ओवर में क्या है, एन समेशन डी वाई स्क्र माइनस समेशन डी वाई का होल स्क्र और इसका रूट ओवर। और डी एक्स कैसे निकलेगा, एक्स माइनस एज्यूम्ड मीन, और डी वाई में से वाई वाले में से जो हमने एज्यूम्ड मीन लिया है वाई माइनस ए। अब देखिए व्हेन वी यूज़ एक्चुअल वैल्यूज़, अब यहाँ हम मीन वीन कुछ नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम एक्चुअल वैल्यू यूज़ करके आर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका आर इज इक्वल टू एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाई एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। दूसरे रूट ओवर में क्या है, एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें अगर वेरिएंस और कोवेरिएंस दोनों दिया हो एक्स और वाई का फॉर्मूला हो जाएगा आर इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वेरिएंस एक्स, दूसरी ब्रैकेट में हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वेरिएंस वाई। ठीक है, कोवेरिएंस निकालने का यहाँ फॉर्मूला दे रखा है, आप पढ़ लीजिएगा। अब उसके बाद ग्रुप सीरीज़ के अंदर, ग्रुप सीरीज़ ये आप छोड़ दीजिए क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, ग्रुप सीरीज़ आपको नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। होता है हमारा स्पेयरमैन रैंक्स कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब यहाँ पर आर क्या हो जाएगा, आर जो हो जाएगा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, जिसे हम एन क्यूब माइनस एन भी बोल सकते हैं। ये स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट मेथड है। यहाँ पर पहले हम जो आइटम्स होती हैं उन्हें रैंक्स देते हैं, आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हम एक्स को असेंडिंग ऑर्डर में रैंक्स दे रहे हैं तो वाई को भी हमें असेंडिंग ऑर्डर में ही रैंक देनी होंगी, तभी हमारा आंसर ठीक आएगा। ठीक है, जब रैंक्स नॉन रिपीटेड हो तो फॉर्मूला यही हो जाएगा जो मैंने अभी आपको बताया। और अगर आपकी जो रैंक्स है वो रिपीटेड हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1 बाई 12 एम क्यूब माइनस एन प्लस 1 बाई 12 एम क्यूब माइनस एम, अप टू जितने भी बार आपका रिपीट हो रहा है नीचे वही रहेगा एन क्यूब माइनस एन। एक होता है हमारे पास कॉन्क्यूरेंट डेविएशन मेथड, आर का फॉर्मूला हो जाएगा प्लस माइनस 2c माइनस एन बाई एन। ठीक है, इसका अंडर रूट ओवर। एक होता है हमारे पास प्रोबेबल एरर निकालने का फॉर्मूला, और स्टैंडर्ड एरर का वो मैंने अभी आपको बताया ही था। एक होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो अभी बताया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सप्लेन्ड वेरिएंस डिवाइडेड बाय
टोटल वेरिएंस। तो इसके साथ ही आपका ये टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ। कोई भी डाउट हो तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालकर पूछ सकते हैं। इसके साथ ही हम आज की क्लास ख़त्म करते हैं। अभी तक अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए। थैंक यू सो मच।